चौथा अध्ययन। हर व्यक्ति में भावना होती है और भावना का वेग भी होता है। नदी में जल होता है, कभी कभी जल का वेग पूर आता है तो तट भी टूटने लग जाते हैं। कार्य के लिए केवल भावना का वेग पर्याप्त नहीं है, एक संतुलन जरूरी होता है। संतुलन का बोध भगवान महावीर ने इस भाषा में दिया। कोई भी काम करना चाहो, किसी भी काम में लगना चाहो तो पहले इतनी चीज़ों को देख लो। अपने बल को देखो, अपने स्थान प्राण ऊर्जा को देखो, अपनी श्रद्धा को देखो, अपने स्वास्थ्य को देखो, क्षेत्र और काल को देखो। इन सबको देखने के बाद किसी कार्य में लगो। यह एक महत्वपूर्ण पथ दर्शन है। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों की समीक्षा कर कार्य में प्रवृत्त होता है वह पार पा जाता है। इन सब की समीक्षा किए बिना केवल भावनावश किसी बड़े कार्य में प्रवृत्त होता है तो शायद बीच में ही रह जाता है। अपने शक्ति को तोलने और नियोजित करने का प्रसंग सामने था। जम्बू कुमार सारी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने युद्ध में जाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया। श्रेणिक बोला, विद्याधर वर्ग, कल युद्ध होगा। जब रत्नचूल इतना शक्तिशाली है, मृगांक कमजोर है, किले में बंदी बना बैठा है, कैसे उसको जीत सकेगा? फिर क्यों लड़ेगा? लड़ना जरूरी है क्या? विद्याधर बोला, महाराज, क्या इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना पड़ेगा? आप स्वयं जानते हैं। महाराज, आप विद्वान हैं, नीतिज्ञ हैं, नीति का वचन है, महान आदमी का धन प्राण नहीं होता। उसका प्राण उनके लिए धन नहीं है, अथवा उसका धन उनके लिए प्राण नहीं है। सम्मान उनका धन होता है, वह है यश। कोई भी बड़ा आदमी इस भौतिक शरीर में नहीं जीता, वह यशः शरीर में जीता है। कहीं भी यश को खंडित नहीं होने देता, वह यश की सुरक्षा करता है। रत्नचूल शक्तिशाली है, मृगांक उतना शक्तिशाली नहीं है। युद्ध होगा, प्राण चला जाएगा, किंतु यश तो रह जाएगा। अगर वह सम्मान को खोकर किले में बंदी बना बैठा रहेगा तो यश कहाँ रहेगा? हो सकता है यश भी चला जाए और मृत्यु भी हो जाए। लड़ेगा तो जीते या ना जीते, बचे या ना बचे, पर कम से कम यश तो उसका सुरक्षित रहेगा। युद्ध का भी एक सिद्धांत रहा है, कुछ धारणाएं रही है। गीता को पढ़ने वाला जानता है वासुदेव कृष्ण ने युद्ध के लिए कितना प्रेरित किया था पांडवों को। उस युग में युद्ध पर कितना बल दिया गया, कितना लिखा गया। आज शांति के प्रयत्न बहुत चल रहे हैं। प्राचीन काल में शांति शायद सहज होती थी, युद्ध के प्रयत्न बहुत चलते थे। इसीलिए बार बार कहा गया है, युद्ध में मरने की चिंता क्या है? यदि विजयी बने तो लक्ष्मी हाथ आ जाएगी और यदि मर गए तो सुरंगना माला लिए तैयार रहेगी। एक मान्यता रही है, युद्ध में मरता है वह स्वर्ग में जाता है। इस शरीर का क्या भरोसा, यह तो क्षणभंगुर है। शरीर की चिंता क्या है? युद्ध को बहुत प्रोत्साहन दिया गया, वीरत्व को, पराक्रम को बहुत महत्व दिया गया। विद्याधर बोला, राजन, मृगांक लड़ेगा और अपने यश की सुरक्षा के लिए लड़ेगा। जो भग्नाश हो जाते हैं, जिनकी आशा टूट जाती है, वे कभी यशस्वी नहीं रह सकते, कभी सम्मान की सुरक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपनी बात आपको कह दी। अब जल्दी करें, मैं ज़्यादा नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी पहुंचना है। आप आज्ञा दें, मैं जा रहा हूँ। विद्याधर ने आज्ञा मांग ली, जाने की तैयारी कर ली। कोई नहीं बोला। श्रेणिक मौन, सारी सभा मौन, किसी ने मौन नहीं खोला। चारों ओर मौन का वातावरण था। जम्बू कुमार राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, पूरे युवक भी नहीं थे, नव युवा थे। उन्होंने सोचा, विद्याधर इतनी भावना लेकर आया है, खाली जा रहा है। सम्राट श्रेणिक ने कुछ भी नहीं कहा, यह अच्छा नहीं है। तत्काल जम्बू कुमार ने मौन खोला। विद्याधर, इतनी क्या जल्दी है, जरा ठहरो। महाराज श्रेणिक अपनी सेना को तैयार कर साथ चलेगा। इतनी देर तो तुम ठहरो। तुम जानते नहीं सम्राट श्रेणिक कितना शक्तिशाली है, इसने कितने शत्रुओं को जीता है। सम्राट श्रेणिक जाएगा तो रत्नचूल अपने आप भाग जाएगा। जरा ठहरो।
विद्याधर बोला, बच्चे तुम क्या कहते हो? अभी तुम छोटे बच्चे हो, लड़ाई तो कल होने वाली है। सम्राट सैनिक यहाँ से कब पहुँचेंगे? 100 योजन की दूरी है, पहुँचने में 1 मास लग जाएगा, तब तक तो सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। कल ही युद्ध है, कल ही कुछ होने वाला है, सम्राट कब पहुँचेंगे? दूसरी कठिनाई यह है कि आप है भूमिवासी और वे है विद्याधर आकाशगामी। आकाशगामी के सामने भूमिचर कैसे विजय पा सकेंगे? मैं तो मात्र सूचना देने के लिए आ गया था। मैं जा रहा था, सोचा रास्ते में राजगृह आएगा, कम से कम मैं सम्राट श्रेणिक को सूचना तो दे दूं कि क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अब ठहरने का अवसर नहीं है। श्रेणिक ने सोचा, कुमार बहुत छोटा है पर उसका विवेक प्रबुद्ध है। उसने बहुत विवेकपूर्ण बात कही। यदि हम कोई नहीं बोलते तो अच्छी बात नहीं होती। सबकी लाज कुमार ने रख ली। श्रेणिक बोला, विद्याधर, कुमार जो कह रहा है वह युक्ति युक्त बात है, तुम उसका खंडन मत करो। यह ठीक कह रहा है, हम चलते हैं, चलकर विजय पाएंगे। विद्याधर, महाराज आप क्या कह रहे हैं? वह ठीक है, परंतु ऐसा लग रहा है एक छोटा बच्चा है, उसे चांद बहुत प्यारा है, वह चांद को पकड़ना चाहता है। चंदा मामा पकड़ में नहीं आया, आगे आगे चला, चलते चलते तालाब आ गया। तालाब में देखा तो चांद पास में ही था। बच्चा चांद को पकड़ने के लिए लपका, वह प्रतिबिंब को क्या पकड़ेगा? ऐसा लगता है यह छोटा दूधमुहा किशोर है, नवयुवक है, बात बड़ी कर रहा है, पर यह क्या करेगा? कैसे होगा? संभव नहीं है। एक हास्यास्पद बात है, एक वामन जिसके पास जहाज नहीं है कह रहा है मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा। समुद्र कोई बरसाती नाला या छोटी नदी नहीं है, कैसे पार करेगा? राजन, आपके लिए यह बड़ा प्रश्न है। जो भूमिचर है वे विद्याधर का सामना कैसे कर पाएंगे? जम्बू कुमार बोला, विद्याधरवर, तुम्हारी उपमाएं तो अच्छी है, तुम युक्ति जानते हो, बोलना भी जानते हो, पर उसमें बहुत सार नहीं है। मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ? भोज के सामने एक 12-13 वर्ष की अवस्था का विद्वान आकर खड़ा हुआ। भोज ने कहा, क्या यह बोलेगा, बात करेगा? उसने बहुत मार्मिक उत्तर दिया, राजन, मैं बाल हूँ पर मेरी सरस्वती बाल नहीं है, 16 वर्ष का नहीं हुआ हूँ, पर मैं जैसा 3 लोक का वर्णन करूंगा वैसा आपकी सभा का कोई पंडित नहीं कर पाएगा। जम्बू कुमार बोला, विद्याधरवर, मैं तुम्हारी हर युक्ति का उत्तर देना चाहता हूँ। तुम कहते हो क्या प्रतिबिंब को पकड़ना संभव है? मैं प्रतिबिंब को नहीं पकड़ूंगा, चांद पर ही चला जाऊंगा। तुम कहते हो बिना नौका के समुद्र कैसे पार कर सकते हो? पर मैं उसे तैर कर पार कर सकता हूँ, तुम भी साथ आ जाओ। ऐसी चुनौती दी कि विद्याधर देखता रह गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रेणिक ने सोचा, बात उलझी हुई है, न जाए तो भी अच्छा नहीं और जाना भी बड़ा मुश्किल है। श्रेणिक के मन में थोड़ा भय भी पैदा हो गया। विद्याधरों से लड़ना क्या संभव है? आकाश से उनका कोई एक प्रक्षेपास्त्र चलता है तो सारी सेना समाप्त हो जाती है। क्या होगा, कैसे करे? जम्बू कुमार ने कहा, स्वामिन, आपके मुखारबिंद पर सलवटें क्यों पड़ी है? भय की रेखाएं क्यों खींची है? उदासी क्यों आई है? रत्नचूल को जीतना कोई बड़ा काम नहीं है, आपकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा, आप मुझे आज्ञा दे। सब लोग आश्चर्य के साथ देख रहे थे। श्रेणिक को विश्वास हो गया कि कुमार कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। श्रेणिक बोला, विद्याधर, तुमने ठीक कहा, हम भूमिचर सेना को लेकर कल नहीं पहुंच सकते, हमें तो लंबा समय लगेगा। जम्बू कुमार अकेला युद्ध में जाने के लिए उत्सुक है, तुम्हारी इच्छा है? क्या तुम्हारी इच्छा है? विद्याधर भी असमंजस में पड़ गया। वह बोला, जम्बू कुमार, बड़े उत्साही हो, युवक हो, जोश है, तुम यह तो बताओ, अवस्था छोटी, अकेले जाकर क्या करोगे? हत्या का दोष हमें ही तो दिलाओगे, यह उलाना सिर पर रहेगा। एक बच्चे को ले गए और रणभूमि में काम तमाम कर दिया, यह दोषारोपण कराना है तो भले चलो, अन्यथा तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो मृग का बच्चा अपनी माँ के आसपास बड़ी चपलता करता है, कूदता फांदता है, तब वह
वह तब तक घूमता है जब तक कि सिंह सामने न आ जाए। सिंह के सामने आते ही उसकी चपलता तिरोहित हो जाती है। कुमार, तुम अभी तो चपलता दिखा रहे हो, रणभूमि में जाओगे उस समय बहुत कठिन काम होगा। अभी तुम्हारा अनुभव विकसित नहीं है, तुमने युद्ध देखा नहीं है, तुम छोटे बच्चे हो, तुम रहने दो। काफी लंबी चर्चा हुई। विद्याधर और जम्बू कुमार दोनों में अच्छा संवाद हुआ। जम्बू कुमार बोला, यह कोई शास्त्रार्थ का वाद विवाद का समय नहीं है, यह कोई अखाड़ा नहीं है, मल कुश्ती नहीं करना है। मैं जाना चाहता हूँ और सम्राट श्रेणिक मुझे भेजना चाहते हैं। तुम्हें क्या कठिनाई है मुझे ले जाने में? तुम्हें तो इतना करना है कि विमान में मुझे बैठा लो। मैं पैदल चलकर नहीं जा सकता, तुम्हारे विमान में जा सकता हूँ। आगे क्या होगा इसकी चिंता मत करो। अभी तुम्हारा एक ही काम है, तुम मुझे अपने विमान में ले जाओ। सम्राट श्रेणिक का बहुत आग्रह रहा, सबका प्रोत्साहन मिला, माता पिता को पूछने का अवसर ही नहीं मिला। जम्बू कुमार अकेला तैयार हो गया। कोई साथ नहीं, फिर भी कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। बहुत कठिन काम है। वीर कथाओं में वीरों की बहुत सारी कथाएं लिखी गई है। महाभारत से लेकर आज तक अनेक युद्ध हुए हैं, उनमें हजारों वीरों के नाम हैं। उनकी सूची में जम्बू कुमार का कहीं नाम नहीं है, किंतु जम्बू कुमार ने जो साहस किया वैसा साहस क्या कोई कर पाता है? सामने विद्याधरों की भयंकर सेना और उसके साथ लड़ने के लिए अकेला तैयार हो जाना क्या कम आश्चर्यजनक है? इसका अर्थ है उसने महावीर के इस सिद्धांत को समझ लिया। जीवन की आशंसा नहीं, मरने का भय नहीं, अपना कर्तव्य करना है। जिए या न जिए, मरे या न मरे, कोई चिंता नहीं। जो धीर आदमी होता है वह न्यायपथ से विचलित नहीं होता, चाहे आज मरण हो जाए या युगांतर के बाद। जम्बू कुमार उन विरल धीर व्यक्तियों की श्रेणी में थे। उन्होंने सोचा जो कर्तव्य पथ है उससे विचलित नहीं होना। विद्याधर जिस आशा से आया है उसके लिए जो करणीय है वह करना है, जाना है और लड़ना है। मन में इतना साहस, स्थाम, बल, पौरुष और पराक्रम भगवान महावीर की पौरुष के शब्दों की एक सूची है, जिसमें उत्थान है, बल है, वीर्य है, पुरुषकार है और पराक्रम है। वह बड़ा काम कर सकता है। जिसमें ये सब नहीं वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है उत्थान होना। आदमी उठता ही नहीं है, बैठ जाता है, सो जाता है, वह कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। जम्बू कुमार में जो उत्थान था वह अपूर्व था। कल्पना कर सकते हैं, अकेला युवक, वह भी निहत्था, हाथ में गेड़िया भी नहीं। बुढ़ा आदमी हाथ में गेड़िया तो रखता है, पास में कुछ भी नहीं, फिर भी वह कहीं भय की कोई रेखा नहीं। जम्बू कुमार ने कहा, विद्याधर वर, मैं तैयार हूँ। विद्याधर ने सोचा, सम्राट श्रेणिक का आग्रह है, इसका प्रबल मन है, मुझे कोई भार तो है नहीं, यह विमान में बैठ जाएगा। बोला, जम्बू कुमार आओ चलो। विद्याधर व्योम गति की स्वीकृति से जम्बू कुमार के प्रस्थान का पथ प्रशस्त हो गया। स्वागत समारोह विदाई समारोह में परिणत हो गया। जम्बू कुमार ने सम्राट श्रेणिक को प्रणाम किया, सभासदों को अभिवादन किया, सबसे प्रसन्न मन विदा ली। सबने साहस के पुतले के प्रति आश्चर्य के साथ मंगल भावनाएं की। जम्बू कुमार पहली बार विमान में चढ़ा। यह भी नया अनुभव था। विद्याधर तो विमान में चढ़ते हैं, आजकल तो विमान वायुयान में कोई भी चढ़ सकता है। पुराने जमाने में किराए पर भी विमान चलते नहीं थे, टिकट का प्रावधान ही नहीं था। विद्याधर विमानों पर आकाश की यात्रा करते थे। कोक्कास कुशल शिल्पी ऐसा यंत्र बनाता था जिससे विमान में उड़ा जा सकता था। जैन साहित्य की प्रसिद्ध कथा है, कोक्कास ने एक काठ का वायुयान तैयार किया और उसे आकाश में उड़ा दिया। सामान्यतः भूमि पर रहने वाले आदमी विमान में यात्रा नहीं करते, आकाश में नहीं उड़ते, जमीन पर ही चलते हैं। नया अनुभव था विमान में बैठना। विमान वहां से चला, पहुंचना था 100 योजन। ज्यादा समय लगा नहीं। जहां रत्नचूल की सेना पड़ाव डाले बैठी थी, चारों ओर सेना की छावनी सी बनी हुई थी, वहां पहुंच गए। भयंकर युद्ध की आशंका बनी हुई है, निर्णायक लड़ाई होने वाली है। रत्नचूल की सेना इसीलिए निश्चिंत है कि मृगांक की छोटी सी सेना क्या करेगी।
विद्याधर ने कहा, जम्बू कुमार देखो कितनी बड़ी सेना है। जम्बू कुमार बोला, क्या हुआ? विद्याधर, वज्र कितना छोटा है, किंतु जब गिरता है तो बड़े बड़े पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं। पर्वत कितना बड़ा और वज्र कितना छोटा, किंतु वह पर्वत को चकनाचूर कर देता है। हाथी कितना भारी भरकम होता है, अंकुश कितना छोटा होता है। क्या अंकुश और हाथी की कोई तुलना है? पर छोटा सा अंकुश मदोन्मत्त हाथी को भी वश में कर लेता है। दिया जलता है, अंधकार भाग जाता है। दिया कितना छोटा होता है और अंधकार कितना सघन, किंतु छोटा सा दीप उसे भगा देता है। क्या द्वीप और अंधकार बराबर है? कहाँ पर्वत, कहाँ छोटा सा वज्र, कहाँ विशालकाय हाथी, कहाँ छोटा सा अंकुश, कहाँ सघन अंधकार और कहाँ छोटा सा द्वीप। विद्याधर महाशय, आप स्थूल पर ना अटके, शक्ति पर ध्यान दें। छोटा होने से कोई कमजोर नहीं हो जाता। विद्याधर व्योमगति जम्बू कुमार की यह बात सुनकर अवाक रह गया। उसने सोचा, जम्बू कुमार नहीं बोल रहा है, कोई शक्ति बोल रही है। कुमार है बड़ा शक्तिशाली। विद्याधर व्योमगति भी आश्चर्य में डूब गया। विद्याधर का भी मनोबल बढ़ गया। व्योमगति और जम्बू कुमार विमान से उस स्थल के परिपार्श्व में आए जहां चारों ओर रत्नचूल की सेना घेरा डाले हुए थी। जम्बू कुमार बोला, विद्याधर नमस्कार, अब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं जाता हूँ युद्ध स्थल में, तुम मुझे नीचे उतार दो। विद्याधर बोला, क्या कहते हो, अकेले जाओगे? इतने सुकुमार, इतने सुकोमल, इतनी छोटी अवस्था और सामने इतनी बड़ी सेना। जम्बू कुमार बोला, विद्याधर आप चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। मैं क्या करता हूँ यह कल पता चल जाएगा, आज क्यों पूछते हो? विद्याधर ने मृदु स्वर में कहा, कुमार, हम केरला की सीमा के पास पहुंच जाएं, उसके पश्चात इस संदर्भ में कुछ सोचेंगे। विद्याधर का मन तो नहीं हो रहा था कि कुमार को भेजे, पर उसे रोक भी नहीं पा रहा। कल क्या होगा?